अपनी शब्द रचना का अभ्यास शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? तो इसमें हमें शब्द की परिभाषा देनी है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों को जब हम सही क्रम में लगाते हैं तो वह सार्थक शब्द ही शब्द कहलाता है। जैसे कमल, रथ, अजगर, इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ बन रहा है। जैसे कमल क्या है? कमल एक प्रकार का पुष्प है। रथ क्या है? यह एक प्रकार का परिवहन का साधन है। और अजगर क्या है? एक जानवर है। इसी प्रकार प्रश्न दो है, शब्द के कितने भेद हैं? तो हमारे शब्द के यहाँ पर दो भेद दिए गए हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। पहला जो हमारा भेद है वह है सार्थक शब्द, और दूसरा जो हमारा भेद है वह है निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि बच्चों, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, सार्थक रूप बनता है, वही सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, सूरज आदि। यह तो मैं आपको परिभाषा में भी समझा चुकी हूँ कि किस प्रकार से कमल और रथ, अजगर का कोई अर्थ निकलता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो भेद है वह है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले, यानी कि जिन शब्दों में वर्ण सही तरीके से प्रयोग में ना लाए जाएं, सही प्रकार से प्रयोग में ना लाए जाए, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अमलाई क्या है? अगर हम इसे सही क्रम में लिखते तो क्या बनता? अलमारी। लेकिन यह सिर्फ एक वर्ण आगे पीछे हुआ तो यह गलत बन गया, यह शब्द निरर्थक बन गया। इसी प्रकार पाशाला, लेकिन ये क्या है? पाठशाला। तो बच्चों, मैंने यह उदाहरण क्यों लिए? यह उदाहरण मैंने इसीलिए लिए ताकि आपको समझ में आए कि अगर हम वर्णों को सही क्रम में नहीं लगाएंगे तो वह शब्द निरर्थक बन जाएगा। उन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा और वह क्या हो जाएंगे? आपके शब्द गलत हो जाएंगे। इसलिए बच्चों, आप हमेशा शब्दों का जब प्रयोग करें, शब्दों को जब आप अपने प्रयोग में लाएं तो वर्णों को सही क्रम में लगाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमारा प्रश्न तो है, अपने नाम को उलट पुलट कर देखिए और बताइए कि वह सार्थक या निरर्थक शब्द है। तो बच्चों, इसका उत्तर है मेरा नाम के शब्द का अर्थ निरर्थक हो गया है। अब देखिए, जैसे मेरा नाम है रेणु, तो अगर हम इसे उलट पलट कर देंगे, वैसे तो यह दो अक्षरों का ही, दो वाक्यों का ही शब्द है, लेकिन अगर हम इसे पलटेंगे तो क्या बनेगा? मुंगरी। तो इस शब्द का क्या कोई अर्थ? वह जब उलट पलट किया तो इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। अगला हमारा प्रश्न है चाल शब्द का सार्थक शब्द बताएं। तो इन्होंने कहा है, इनके प्रश्न में आप समझिए कि वह क्या कहना चाहते हैं। वह कहना चाहते हैं कि यह शब्द के जो वर्ण है वह सही है, लेकिन सही क्रम में नहीं लगे हुए हैं। आप उस क्रम को सही करें और इसे ठीक से लिखें। तो जो वो चाल है उसका अर्थ बनता है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता, और जो इसका सार्थक शब्द बनेगा वह बनेगा चावल। चावल क्या होता है? खाने की एक वस्तु होती है। अब है हमारा प्रश्न ख, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपने यह है जो नीचे वाक्य दिए गए हैं, इसे पढ़कर हमें इसके सही और गलत का निशान लगाना है। तो हमारा जो पहला वाक्य है वह है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शब्द है उसकी परिभाषा ही यहाँ पर दी गई है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, इसलिए यह वाक्य सही हुआ। अगला जो हमारा ख वाक्य है वह है, शब्द के 3 भेद होते हैं। यह वाक्य बिल्कुल गलत है। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में हमने
पढ़ा था कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वह सार्थक शब्द है, तथा निरर्थक में हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले वह निरर्थक शब्द है। लेकिन यहाँ लिखा है कि शब्द के 3 भेद होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत वाक्य है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर गलत का निशान। अगला हमारा वाक्य है सार्थक शब्दों से उनके उचित अर्थ का बोध होता है। तो यह सार्थक शब्द की परिभाषा है, यह बिल्कुल सही है कि सार्थक शब्दों से उनके उचित अर्थ का बोध होता है। तो हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अगला जो हमारा शब्द वाक्य है वह है निरर्थक शब्दों का भी अर्थ होता है। यह वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक जैसे कि इसके अर्थ से ही पता चलता है कि निरर्थक क्या होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यह जो हमारा अगला हमारा प्रश्न है वह है दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्होंने वर्ण की उलट पलट कर दी गई है, जिससे वह निरर्थक शब्द बन गए हैं। आइए अब हम इन्हें सार्थक करें। तो सोचिए इसका क्या बनेगा। इसका हम सार्थक शब्द बनाएंगे तो सबसे पहले बनेगा सु, फिर बाद में लगेगा ब और ह। तो क्या बन गया सुबह। इसके बाद है लेजबी, लेजबी। सोचिए इसका सार्थक शब्द किस प्रकार बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे ज, उसके बाद ले, उसके बाद बी। तो क्या बना जलेबी। जलेबी क्या है, मिठाई है। उसके बाद अगला जो हमारा शब्द है वह है कुशल। कुशल नहीं है, इसमें सबसे पहले लगाएंगे स, फिर क को छोटे की मात्रा और ल। तो क्या बना सार्थक शब्द स्कूल। अगला हमारा शब्द है लीछम। लीछम जो है इसको अब हमने सार्थक शब्द बनाना है, तो इसमें बनेगा पहले क्या लिखेंगे म, उसके बाद छ, उसके बाद ल को बड़ी की मात्रा क्या बना मछली। इसके बाद अगला जो हमारा निरर्थक शब्द है वह है जागरूकता। इसमें सबसे पहले हम पहले वर्ण को प्रयोग में लाएंगे बा, उसके बाद जा, उसके बाद र। तो क्या बना बाजार। तो यह हमारा सार्थक शब्द बन गया। अब अगला निरर्थक शब्द है ताकीद। इसमें जो हम पहला वर्ण लेंगे वह है की, दूसरा ता, तीसरा ब, बना किताब। अगला जो हमारा निरर्थक शब्द है वह है मोसास। इसमें सबसे पहले हम स वर्ण का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मो, उसके बाद सा। क्या बना समोसा। इसके बाद हमारा अगला निरर्थक शब्द है शमा। इसमें सबसे पहले हम च लगाएंगे, फिर श, फिर म, फिर आ की मात्रा। तो क्या बना चश्मा। इस प्रकार से हमने देखो बच्चों निरर्थक शब्दों को जब सही वर्णों में लगाया तो वह क्या बन गए सार्थक शब्द। यह सभी सार्थक शब्द बन गए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित सार्थक व निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों जैसे पहले ही आपको बताया जा चुका है कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको छांटकर हमें सार्थक और निरर्थक में अलग अलग लिखना है। सबसे पहले है कजोर। कजोर क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो यह निरर्थक में आएगा कजोर। अगला है अमरूद। अमरूद का कोई अर्थ है इसलिए वह सार्थक में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे अमरूद। अगला हमारा जो शब्द है वह है लाल। लाल भी सार्थक शब्द है, लाल एक रंग है। अगला है दोस्त। दोस्त का भी सार्थक अर्थ है, तो यह सार्थक शब्द में जाएगा। अगला है रतबाजा। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक शब्द में आएगा। अगला हमारा शब्द है कमजोर। तो
शब्दों में है। इस प्रकार बच्चों आपको पता ही लग गया होगा कि किस प्रकार से सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके हमने इस प्रश्न में लिखना है। शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है? अब इस प्रश्न में शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है उसे जानते हैं। तो इसका उत्तर है शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला जो है वह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी जो हमारे शब्द है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके आधार पर कितने भागों में शब्दों को बांटा गया है। तो इसमें पहला है कौन? तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो के प्रयोग में आते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि बच्चों जो शब्द हमारे संस्कृत भाषा के हिंदी में जो के प्रयोग यानी कि उनमें कोई भी आपका बदलाव ना आए तो वह है तत्सम शब्द। जैसे कि दधि और क्षेत्र। दधि क्या है? संस्कृत का शब्द है। क्षेत्र क्या है? संस्कृत का शब्द है। और जिस प्रकार से हलंत विसर्ग भी हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग में आती है, शब्द में प्रयोग में आती है, वह संस्कृत का ही एक रूप है। तो तत्सम शब्द की परिभाषा हुई जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो के प्रयोग में आते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा है भाग वह है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत शब्दों को बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं। यानी कि जिसमें अब संस्कृत भाषा जो हमारा तत्सम था उसमें तो संस्कृत के शब्द हिंदी में जो के जो प्रयोग में आ रहे थे, लेकिन अब हिंदी भाषा जो तद्भव शब्द है उसमें हिंदी भाषा में जब संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसमें संस्कृत शब्दों को बदल कर लिखा जा रहा है तो वह संस्कृत के ही शब्द लेकिन उसे हिंदी में बदलकर तब हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, तो वह है तद्भव शब्द। इसका उदाहरण है दही। जैसे दही का भी हम प्रयोग कर सकते हैं हिंदी में तथा दही का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से है क्षेत्र। क्षेत्र जो हमारा शब्द है उसे तत्सम में क्षेत्र लिखा हुआ है और हिंदी में यानी कि तद्भव शब्द में इसे क्षेत्र लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ग है वह है देशज शब्द। देशज शब्द वह होते हैं, देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न, यानी कि जो शब्द देश में उत्पन्न है वह है देशज शब्द। जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खिलाड़ी। तो यह जो शब्द है हमारे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं, तो यह है देशी शब्द। अब विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द क्या है? यह मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ कि जो शब्द भारत से अलग दूसरे देशों से शब्द में लिए गए हैं, हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं, वह क्या है? विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण क्या थे? आंटी। यह हिंदी का शब्द नहीं है। अलमारी, स्कूल, ये सब शब्द क्या थे? यह हिंदी के शब्द ना होकर हिंदी में प्रयोग में आते हैं, इसलिए यह विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार के बहुत से और भी उदाहरण हैं जिसे कि हम हर रोज अपनी हिंदी की भाषा में प्रयोग में लाते हैं। अब इसके बाद आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसमें यह 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले है विकारी शब्द। लिंग, वचन व काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जिन शब्दों पर लिंग का, वचन व काल के कारण जिन पर प्रभाव पड़ता है वे शब्द क्या है? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब इसमें कौन से वह शब्द हैं जो आते हैं? वह है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये सब क्या है? विकारी शब्द हैं। जब लिंग, वचन, काल का कोई भी परिवर्तन होना होता है तो उसका असर किस पर पड़ता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से यह विकारी शब्द कहलाते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वह है अविकारी शब्द, यानी कि भेद। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में
यौगिक शब्द जो होते हैं वे वह शब्द होते हैं जिसमें कि दो शब्दों के मेल होता है और उन दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ भी निकलता है। जिस प्रकार रसोई घर का जो भेद है उसमें रसोई और घर दोनों का अलग अलग अर्थ बनता है, इसलिए वह क्या हुआ, यौगिक शब्द। हमारा तीसरा जो भेद है वह है यौगिक शब्द। इसकी परिभाषा यौगिक से मिलती जुलती है लेकिन कुछ अर्थ में फर्क पड़ता है। इसमें यौगिक शब्द में दो शब्दों को अलग अलग किया जा सकता है तथा दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। इसी प्रकार यौगिक शब्द में भी दो शब्दों को अलग किया जा सकता है और उनका अर्थ निकलता है और उसी के साथ उस जो शब्द का विशेष अर्थ भी निकलता है। जैसे दशानंद, दश आनंद है जिसके, दस आनंद है जिसके वह कौन, रावण। और इसी प्रकार से नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका वह कौन, महादेव। तो बच्चों इसी प्रकार आपको शब्दों के कितने आधार पर भेद हैं वह तीनों समझ में आ गए हैं।